नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी9 भारतवर्ष पर। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। आपको बता दें, टीवी9 भारतवर्ष पर 2024 चुनाव का सबसे एक्सक्लूसिव राजनीतिक इंटरव्यू आप देख सकते हैं आज शाम 5:20 पर। प्रधानमंत्री एंड 5 एडिटर्स शाम 5:20 से देखिए 2024 चुनाव का ये सबसे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू टीवी9 भारतवर्ष पर। लेकिन आज की बड़ी खबर है राहुल गांधी का नामांकन के बाद रायबरेली में राहुल गांधी का रोड शो हो रहा है। रोड शो के लिए कल ही इजाजत ले ली गई थी। बताया गया था कि रोड शो के लिए इजाजत दे दी गई है और अब आज रोड शो हो रहा है। रायबरेली में नामांकन करने के बाद राहुल गांधी का ये रोड शो, जो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त रायबरेली से। राहुल गांधी के साथ आज नामांकन के वक्त सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद रहे। हालांकि बीजेपी की तरफ से अब हमला ये किया जा रहा है कि राहुल गांधी अमेठी छोड़कर रायबरेली चले गए हैं, यानी डर कर भाग गए हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी का कहना यह कि इस सीट पर भी कांग्रेस पार्टी चाहती थी, पार्टी का आदेश था, इस वजह से राहुल गांधी यहां से चुनाव लड़ने के लिए आए हैं। इस वजह से राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। रायबरेली से इससे पहले सोनिया गांधी लगातार संसद जाती रही हैं। इस बार सोनिया गांधी राज्यसभा से में पहुंची हैं राजस्थान से, तो ये सीट गांधी परिवार ने अब सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी यहां से चुनाव लड़ने वाले हैं। तस्वीरें आपको एक तरफ हम दिखा रहे हैं आज के नामांकन की तस्वीरें, राहुल गांधी ने नामांकन किया, तो वहीं दूसरी तरफ रोड शो की तस्वीरें आप देख रहे हैं। राहुल गांधी के नामांकन के बाद इस वक्त जो रोड शो हो रहा है उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। रायबरेली में राहुल गांधी का रोड शो, 151 गाड़ियों की इजाजत दे दी गई थी। कल ही जिलाधिकारी द्वारा रोड शो की इजाजत दी गई थी और अब आज रायबरेली में हो रहा है ये रोड शो। अमेठी से स्मृति ईरानी से हारने के बाद अब इस बार क्योंकि राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं, तो बीजेपी की तरफ से लगातार हमला किया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने तो यहां तक कहा है कि राहुल गांधी अमेठी के बाद अब रायबरेली पहुंचे तो यहां से भी चुनाव हारेंगे। यानी रायबरेली से राहुल गांधी के नामांकन दाखिल करने के साथ ही इस मुद्दे पर जबरदस्त राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो चुकी है। हालांकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी लगातार इस बात को लेकर सस्पेंस बनाकर रखा गया आखिरी क्षण तक कि आखिर कहां से चुनाव लड़ने वाले हैं राहुल गांधी, गांधी परिवार में से कौन कौन चुनाव लड़ेगा। चर्चा लगातार होती रही, लेकिन अब आखिरकार आज नामांकन दाखिल करने के बाद रायबरेली में ये राहुल गांधी का रोड शो। कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती है उत्तर प्रदेश में अपनी अहमियत को बनाकर रखना, अपने वोट बैंक को सहेजने की कोशिश करना, और इस वजह से भी इसे अहम माना जा रहा है। रायबरेली सीट एक परंपरागत गांधी परिवार की सीट रही है। सोनिया गांधी यहां से संसद पहुंची कई बार और लगातार यहां का प्रतिनिधित्व करती रही हैं। अब ये सीट क्योंकि इस बार खाली हुई सोनिया गांधी के राजस्थान से राज्यसभा जाने के बाद, तो अब यहां से इस बार राहुल गांधी ने नामांकन भरा है। नामांकन भरते वक्त उनके साथ परिवार के लोग मौजूद थे। प्रियंका गांधी उनके साथ मौजूद थी, सोनिया गांधी उनके साथ मौजूद थी, रॉबर्ट वाड्रा, मल्लिकार्जुन खड़गे। लेकिन स्मृति ईरानी ने भी हमला बोला राहुल गांधी पर। स्मृति ईरानी से ही चुनाव हारे थे राहुल गांधी अमेठी में, और उसके बाद लगातार ये सस्पेंस बना हुआ था कि राहुल गांधी कहां से चुनाव लड़ेंगे, अमेठी से या रायबरेली से, उनकी उम्मीदवारी होगी भी या नहीं। लेकिन आखिरकार रायबरेली से मैदान में उतर गए हैं राहुल गांधी, नामांकन दाखिल कर दिया है। हमारे साथ कुमार विक्रांत जुड़ गए हैं जो लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं खबर पर। विक्रांत, देखिए, राहुल गांधी और गांधी परिवार के लिए जो रायबरेली सीट है उसकी अहमियत कितनी ज्यादा है, और क्या कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि क्यों ये चुना गया कि राहुल गांधी अब अमेठी की जगह रायबरेली से प्रतिनिधित्व करें, यानी जो परंपरागत परिवार की सीट रही है सोनिया गांधी के बाद, राहुल गांधी यहां से चुनाव लड़े? जी देखिए, चाहे वो यहाँ के प्रभारी महासचिव अविनाश पांडे हो या सुप्रिया श्रीनेश जो सोशल मीडिया हेड हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी की, उन सब का ये कहना है कि सोनिया गांधी ने अपनी विरासत राहुल गांधी को सौंपी है। अगर आप याद करें तो फिरोज गांधी ने यहाँ से चुनाव लड़ना शुरू किया था, उसके बाद इंदिरा गांधी, फिर सोनिया गांधी, और सोनिया गांधी जब नहीं लड़ी, अमेठी से लड़ी, उस वक्त कैप्टन सतीश शर्मा जो गांधी परिवार के बहुत करीबी थे वो चुनाव लड़े थे, और 2004 से लेकर 2024 तक सोनिया गांधी लगातार यहाँ से सांसद थी। और सोनिया गांधी ने राज्यसभा में जाना चुना राजस्थान से, उस
उस वक्त खत लिखा था रायबरेली की जनता को, और उस खत में क्लियर कट लिखा था कि ये मेरा परिवार है, बुरे वक्त में हर वक्त में इस परिवार ने मेरा साथ दिया है, और मैं उम्मीद करती हूं कि आगे भी मेरा परिवार और रायबरेली का रिश्ता बना रहेगा। और इसी का हवाला दिया सोनिया गांधी ने राहुल गांधी को, जिसके बाद राहुल गांधी तैयार हुए लड़ने के लिए, क्योंकि राहुल गांधी पहले असमंजस में थे कि वो वायनाड सीट के अलावा किसी दूसरी सीट से चुनाव लड़ें या ना लड़ें। जी, तो सोनिया गांधी ने अपनी विरासत राहुल गांधी को सौंपी है। सोनिया गांधी लगातार यहां से 2004 से अभी तक प्रतिनिधित्व करती रही रायबरेली का, और अब राहुल गांधी मैदान में उतरे हैं रायबरेली से अपनी किस्मत आजमाने के लिए। गांधी परिवार का गढ़ माना जाता है इसे। बहुत शुक्रिया कुमार विक्रांत इस तमाम जानकारी के लिए। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस वक्त की 25 बड़ी खबरें क्या हैं। राहुल गांधी ने आज रायबरेली लोकसभा सीट से दाखिल किया नामांकन। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा और मल्लिकार्जुन खड़गे रहे मौजूद। केएल शर्मा ने अमेठी लोकसभा सीट से दाखिल किया नामांकन। बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी से होगा मुकाबला। 20 मई को अमेठी में वोट डाले जाएंगे। राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने पर बोले पीएम मोदी, अमेठी से चुनाव लड़ने से डर गए हैं राहुल, इसलिए रायबरेली का रास्ता ढूंढा। कर्नाटक के चिक्कोडी में बोले अमित शाह, राहुल अमेठी से रायबरेली भागे। राहुल को सोनिया ने 20 बार लॉन्च किया। आज सोनिया ने राहुल को रायबरेली से लॉन्च किया। रायबरेली से राहुल की उम्मीदवारी पर बोली स्मृति ईरानी, चुनाव से पहले ही कांग्रेस ने अमेठी में हार स्वीकार कर ली है। कांग्रेस परिवार ने अमेठी को क्या दिया। अमेठी से कांग्रेस प्रत्याशी केएल शर्मा को लेकर बोली प्रियंका, केएल शर्मा ने 40 साल तक की है अमेठी की जनता की सेवा। 6 मई से चुनाव तक रायबरेली में रहेंगी प्रियंका। राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने पर बोले जयराम रमेश, सोच समझकर दांव चलते हैं राहुल, रायबरेली सीट विरासत नहीं जिम्मेदारी है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा, राहुल ने अमेठी से किया पलायन, उन्हें पीएम मोदी के सामने लड़ना चाहिए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, राहुल गांधी डर गए हैं, हार के डर से वो अमेठी से वायनाड और अब वायनाड से रायबरेली पहुंचे। रायबरेली से राहुल के चुनाव लड़ने पर बोले गिरिराज सिंह, राहुल गांधी अमेठी से हारे तो उन्होंने अमेठी सीट छोड़ दी, अब रायबरेली भी हारेंगे तो वो भी छोड़ देंगे। बंगाल के बर्धमान से जनसभा को संबोधित करते हुए बोले पीएम मोदी, पहले पर्दे के पीछे से वोट जिहाद का खेल चलता था, लेकिन अब खुलेआम इसकी घोषणा की जा रही है। जनता विकसित भारत के लिए वोट करे। पश्चिम बंगाल के कृष्णनगर में बोले पीएम मोदी, टीएमसी देश में 15 सीटें भी नहीं जीत सकती और कांग्रेस के लिए 50 सीट जीतना भी मुश्किल है। चुनाव के बाद बीजेपी एनडीए की ही सरकार बनेगी। 5 मई को अयोध्या में रोड शो करेंगे पीएम मोदी। रोड शो से पहले करेंगे रामलला के दर्शन। कैसरगंज सीट से बीजेपी प्रत्याशी करण भूषण सिंह ने दाखिल किया नामांकन। ब्रजभूषण सिंह के छोटे बेटे हैं करण भूषण। रोहित जाखड़ दे दिया आरएलडी से इस्तीफा। कैसरगंज से ब्रजभूषण के बेटे को टिकट देने का विरोध, कहा बेटियों की अस्मिता से बीजेपी ने खिलवाड़ किया। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों की नई लिस्ट जारी। फतेहपुर से नरेश उत्तम पटेल और कैसरगंज से भगत काम मिश्रा को दिया टिकट। गुजरात के दाहोद में बोले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, आने वाली 5 सालों में 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाएंगे। जम्मू कश्मीर के डोडा में सेना का आतंकियों के खिलाफ अभियान। पुलिस को दी आईईडी हमलों को नाकाम करने की ट्रेनिंग। महाराष्ट्र के महाड में लैंडिंग करते वक्त हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। शिवसेना उद्धव गुट की नेता सुषमा अंधारे को जनसभा ले जाने के लिए आया था हेलीकॉप्टर। दिल्ली के चांदनी चौक से बीजेपी प्रत्याशी प्रवीण खंडेलवाल के लिए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मांगा वोट, कहा देश कहने लगा है अब की बार 400 पार। तेलंगाना से पोस्ट हुआ था अमित शाह का फेक वीडियो। पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार। कांग्रेस से जुड़े हैं सभी आरोपी। अमित शाह के फेक वीडियो मामले में दिल्ली पुलिस का बयान, पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए झारखंड और यूपी के नेता। सीपीआई नेता अतुल अंजान का लखनऊ में निधन, लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे थे।
आप नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी और सीबीआई से मांगा जवाब। 8 मई को होगी अगली सुनवाई। सांसद अफजाल अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका। 13 मई को होगी अगली सुनवाई। हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने से अफजाल अंसारी चुनाव लड़ना हुआ मुश्किल। और आइए अब रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर युद्ध के मैदान से। नेटो रूस टकराव की आशंका के बीच बड़ी खबर आ रही है। फ्रांस का नेटो को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। मैक्रों ने कहा है कि 2 स्थिति पर निर्भर है ये टकराव। रूस हद पार करेगा तो सीधी टक्कर होगी। यूक्रेन किसी भी वक्त हथियार डाल सकता है। रूसी सेना जिस तरह से हमले कर रही है उससे यूक्रेनी सेना की कमर टूट चुकी है। रूस ने यूक्रेन के 12 शहरों में विस्फोट किए हैं। हमले के लिए स्कंदर मिसाइल, कॉर्नेट सिस्टम और केमिकल वेपन का इस्तेमाल किया गया। रूसी हमले की वजह से यूक्रेन के कई शहरों में ब्लैकआउट हो गया है। सवाल यही है कि अब ज़ेलेंस्की और उनकी सेना क्या करेगी। इजराइल ईरान तनाव के बीच बड़ी खबर आ रही है। इजराइल पर पहली बार अल अश्तर ब्रिगेड ने अटैक किया है। ईरान समर्थित मिलिशिया है अल अश्तर ब्रिगेड और ये पहली बार जानकारी सामने आई है कि यह हमला किया गया। इसके अलावा एक और बड़ी खबर बता दें आगे बढ़ने से पहले, यूक्रेन किसी भी वक्त हथियार डाल सकता है। रूसी सेना जिस तरह से हमले कर रही है उससे यूक्रेनी सेना की कमर टूट चुकी है। रूस ने यूक्रेन के 12 शहरों में विस्फोट किए हैं। हमले के लिए स्कंदर मिसाइल का इस्तेमाल किया गया, कॉर्नेट सिस्टम और केमिकल वेपन का इस्तेमाल किया गया। रूसी हमले की वजह से यूक्रेन के कई शहरों में ब्लैकआउट हो गया है। सवाल यही है कि अब ज़ेलेंस्की और उनकी सेना क्या करने वाली है। यूक्रेन की धरती पर विनाश का सबसे नया दौर शुरू हो गया है। रूसी सेना ने यूक्रेन का अस्तित्व मिटाने वाला ऑपरेशन शुरू कर दिया है। रूसी हमले से पूरे यूक्रेन में त्राहिमाम मचा हुआ है। यूक्रेन के शहर कुछ इस तरह से जल रहे हैं। ज्यादातर शहरों में इसी तरह बारूदी आग और धुआं है। रूसी सेना हमले के लिए घातक हथियारों का इस्तेमाल कर रही है। बैलिस्टिक मिसाइल, स्कंदर मिसाइल, कॉर्नेट एंटी टैंक सिस्टम और केमिकल वेपन। ये वो नए और विध्वंसक हथियार हैं जिनसे रूस यूक्रेनी शहरों का संहार कर रहा है। अमेरिका का दावा है कि यूक्रेनी सेना पर हमले के लिए रूसी सेना केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल कर रही है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी कर कहा है कि रूसी सेना केमिकल वेपन से हमले कर रही है। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय ने कई वीडियो जारी किए हैं जिसमें यूक्रेनी ठिकानों पर रूस केमिकल हमला करता हुआ दिख रहा है। यूक्रेन के पास सैनिक नहीं है, उसके एयर डिफेंस सिस्टम भस्म हो चुके हैं, लिहाजा यूक्रेन रूसी हमलों को रोक नहीं पा रहा है। वो खुद की सुरक्षा नहीं कर पा रहा है। इसी का फायदा उठाकर रूस लगातार विस्फोट कर रहा है। रूस के टारगेट पर न सिर्फ यूक्रेन के सैन्य और एनर्जी ठिकाने हैं, बल्कि वो रिहायशी इलाकों में भी बमबारी कर रहा है। रूस ने सबसे बड़ा हमला ओचाकोव में किया। यहां उसने यूक्रेनी सेना के बेस को तबाह कर दिया। विनाश का यह वीडियो ओडेसा का है। यूक्रेन की पोर्ट सिटी में रूस ने ब्लैक सी से एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी। रूस के हमले में यूक्रेन का हथियार गोदाम जल गया।
साथ ही यूक्रेनी सीक्रेट सर्विस का ठिकाना भी तबाह हो गया। हमले में कई लोग मारे गए, 13 लोग घायल हो गए। रूस के मिसाइल विस्फोट के बाद ओडेसा किस तरह जल उठा, उसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। एक के बाद एक कई धमाके हुए। हथियार डिपो और एसबीयू से जुड़ी इमारतें जलने लगी तो ओडेसा में आपातकाल लग गया। रूसी सेना ने यूक्रेन के एनर्जी ठिकानों और रिहायशी इलाकों में भी बमबारी की। कुछ घंटों की बमबारी के बाद यूक्रेन में बहुत बड़ा विनाश हो गया। यूक्रेनी मीडिया के मुताबिक रूस ने आधी रात को एक साथ कई फ्रंट पर धावा बोला। रूसी एयरफोर्स ने Mi-35M अटैक हेलीकॉप्टर से यूक्रेनी ठिकानों पर मिसाइलों की बरसात की। रूसी एयरफोर्स ने Su-25 फाइटर जेट से भी तबाही मचाई। रूस का दावा है कि Su-25 से उसने यूक्रेन के 9 ठिकानों पर मिसाइलें गिराई, जिसमें यूक्रेन को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। कुपियांस्क में स्कंदर मिसाइल से हमला कर रूस ने यूक्रेन के 2 हाइमर्स रॉकेट लॉन्चर को तहस नहस कर दिया। खार्किव में भी रूस ने यूक्रेन के हाइमर्स को जलाकर भस्म कर दिया। डोनेस्क में कॉर्नेट सिस्टम से यूक्रेनी ड्रोन को हवा में ही ढेर कर दिया गया। निकोपोल में रूसी बमबारी से 7 इमारतें और एक सरकारी बिल्डिंग तहस नहस हो गई। निकोपोल में ही रूस ने यूक्रेन के एक गैस स्टेशन को मलबे में बदल दिया। कोराखोव के पास रूस ने ड्रोन हमला कर यूक्रेनी सेना के आर्मर्ड व्हीकल्स को तबाह कर दिया। नवदीपका में रूसी सेना ने टैंक से हमला कर यूक्रेन के ब्रैडली फाइटिंग व्हीकल को बर्बाद कर दिया। ज़ेपोरिज़िया में रूस की T-80 टैंक ब्रिगेड ने यूक्रेनी सेना के ठिकानों को नष्ट कर दिया। 26 यूक्रेनी सैनिकों के मारे जाने की रिपोर्ट है। रोबोताइन में रूस ने ग्रैड रॉकेट लॉन्चर से धावा बोला। हमले में यूक्रेन के हथियार और सैनिक खत्म हो गए। इसी के साथ रूसी सेना को बड़ी कामयाबी मिल गई है। रोबोताइन में रूसी सेना का कब्जा हो गया है। यहां रूसी सेना ने अपना झंडा फहरा दिया है। रोबोताइन में जो थोड़े बहुत यूक्रेनी सैनिक हैं, उन्हें ढूंढ ढूंढ कर खत्म किया जा रहा है। क्रेमलिन ने कीव विजय की जिम्मेदारी अपने रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु को दे दी है। शोइगु लगातार एक्शन में हैं। वो हथियार फैक्ट्रियों का दौरा कर हथियार प्रोडक्शन का जायजा ले रहे हैं। मॉस्को में शोइगु ने वॉर कमांडर्स के साथ मीटिंग की। मीटिंग में वॉर कमांडर्स के साथ उन्होंने कीव पर धावा बोलने की रणनीति बनाई। यूक्रेन ने कहा है कि रूस ने ज़ेपोरिज़िया पावर प्लांट पर भी ड्रोन से हमला किया है। यूक्रेनी सीक्रेट सर्विस के मुताबिक रूस ने प्लांट के 6वें रिएक्टर पर ड्रोन से अटैक किया। ज़ेपोरिज़िया पावर प्लांट पर काफी वक्त से खतरा मंडरा रहा है। रूस और यूक्रेन दोनों एक दूसरे पर प्लांट को तबाह करने का आरोप लगाते रहे हैं। यूक्रेन का नया दावा कितना सही है ये तो नहीं मालूम, लेकिन अगर ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट तबाह हुआ तो यूक्रेन के साथ साथ पूरे यूरोप में एटमी रेडिएशन फैल जाएगा और इसी के साथ बहुत बड़ा संहार हो जाएगा।
यूक्रेन के पास एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, वो रूस के हमलों को रोक नहीं पा रहा है। लिहाजा यूक्रेन अपने लोगों को बचाने के लिए जमीन में कई फीट नीचे शेल्टर बनवा रहा है ताकि रूसी हमलों में जान का नुकसान कम हो। फिलहाल युद्ध के मैदान में जो हालात हैं वो इस बात का संदेश दे रहे हैं कि यूक्रेन बहुत ही जल्द सरेंडर कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और आगे बढ़ने से पहले आपको एक बार फिर याद दिला दें, TV9 भारतवर्ष पर 2024 चुनाव का सबसे एक्सक्लूसिव राजनीतिक इंटरव्यू देखिए आज शाम 5:20 पर प्रधानमंत्री एंड 5 एडिटर्स। तो आइए आपको ये भी बता दें, अब खबर राजनीति के मैदान से एक और बड़ी जानकारी आ रही है। संबलपुर से बीजेपी उम्मीदवार धर्मेंद्र प्रधान ने बड़ा बयान दिया है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि चुनाव में उड़िया अस्मिता बड़ा मुद्दा है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि ओडिशा में मोदी की नीतियों की जीत होने वाली है। धर्मेंद्र प्रधान ने यह भी दावा किया कि ओडिशा में 21 की 21 सीटें बीजेपी जीतने वाली है। केंद्रीय मंत्री और संबलपुर से बीजेपी के उम्मीदवार धर्मेंद्र प्रधान हमारे साथ हैं। धर्मेंद्र जी, इस बार उड़ीसा में चुनावी मुद्दे आप लोगों के क्या क्या हैं, और चूंकि विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ है तो क्या मुद्दे भी एक जैसे हैं? हाँ, एक संक्षेप में मैं कहूँ, 3 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने एक टीवी इंटरव्यू में ही उड़ीसा की राजनीतिक मुद्दे को सेट किया, इसकी नैरेटिव को सेट किया। उन्होंने एक बुनियादी विषय उठाया कि क्या कारण है अपार संभावना के राज्य उड़ीसा इतने पीछे है, जो विकसित भारत में नंबर 1 होनी चाहिए वो आज इतने खराब हालत में क्यों है। इसकी विकास होनी चाहिए, उसकी विकास भारतीय जनता पार्टी ही कर सकता है। एक बार हमें सेवा के मौका दिया जाए, ये अपील किया है। दूसरी ओर उन्होंने एक सवाल उठाया है कि भाई आज उड़ीसा की अस्मिता, उड़ीसा की गौरव, उड़ीसा की स्वाभिमान, उड़ीसा की भाषा, साहित्य, संस्कृति आज कटघरे में है। इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी की शीर्ष नेताओं ने एक वैचारिक स्टैंड लिया कि ऐसे नहीं होनी चाहिए। हमें समाज के पास जाके इस विषय में हमें समझाना ही है कि देखिए ये गलत हो रहा है, इसमें से हम लोग आपके साथ हैं, इसको बचाना पड़ेगा। उड़िया आदमी का एक सामाजिक प्रसंग बन चुका है। ये एक प्रमुख मुद्दा इस बार की उड़ीसा की जो विधानसभा की चुनाव हो रहा है और कुल मिलाकर उड़ीसा की चुनाव हो रहा है, ये 2 मुद्दे उसको प्रभावित कर रहा है। और एक चुनाव हो रहा है, देश की लोकसभा की चुनाव हो रहा है। लोकसभा में तो कोई विषय ही नहीं बचा है। देश भर में एकमत हो चुका है देश कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री करके देखना है सबको। इसीलिए ये नारा एक जन आंदोलन में परिवर्तन हो गया कि अब की बार 400 पार। हम तो उड़ीसा में भी 21 का 21 सीट देंगे मोदी जी को। उड़ीसा की जनता की फैसला है, ऐसा हमें लगता है। उड़ीसा में भी सत्ता परिवर्तन होगा। ये 2 प्रमुख मुद्दे के ऊपर होगा, उड़िया अस्मिता, उड़िया स्वाभिमान और उड़ीसा को विकसित भारत में 1 नंबर राज्य करने के लिए प्रधानमंत्री की निवेदन और मोदी जी को देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री कराना। ये जो मुद्दे हैं, यही 3 विषय से ही उड़ीसा की चुनाव हो रहा है। लेकिन उड़ीसा की जो अस्मिता है वो खतरे में क्यों है आखिर, और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? देखिए, जिम्मेवार हम सभी लोग हैं। जिम्मेवारी का बात आगे छोड़ो, प्रजातंत्र में कुछ चीज मर्यादा से होनी चाहिए। हमारी संविधान निर्माताओं ने काम को ठीक से बांटा कि चुने हुए प्रतिनिधि क्या करेंगे, नौकरशाह क्या करेगा, न्यायपालिका क्या करेगा, ये सब काम बंटा हुआ है। दुर्भाग्य से उड़ीसा में एक कॉकस बन गया है। यहाँ लंबे समय नवीन बाबू सत्ता में रहने का उनको गुमराह करने के लिए उनको कब्जे में ले लिया है एक कार्टेल ने। उड़ीसा को नहीं समझने वाले कार्टेल बन गया है, उन्होंने ले लिया है। नौकरशाह की 1-2 लोग अभी उनकी मन में आ गया कि हमारा जो नौकरशाह के पास एक अधिकार भी रहता है, अधिकार रहता है चुने हुए प्रतिनिधि की बिहाफ उनकी ओर से। नौकरशाह के मन में आ गया कि भाई ये चुने हुए नेता लोग, इनकी तो कोई महत्व हम लोगों ने रखा ही नहीं, हमें क्यों ना नेता बन जाए। इसलिए पिछले दरवाजा से उड़िया भाषा, संस्कृति, सभ्यता को नहीं जानने वाले लोग राजनीतिक सत्ता को गैर प्रजातांत्रिक तरीके से हथियाने का एक नाकाम प्रयास हो रहा है। यही है उड़ीसा अस्मिता, इसीलिए खतरे में है। चलो, आप अच्छा प्रशासन भी कर लेते, उसको हम मानते हैं। आप अच्छा प्रशासन भी कर रहे हो क्या? 24 साल नवीन बाबू के शासन के बाद उड़ीसा के गांव में पीने की पानी नहीं है, उड़ीसा की खेतों में पानी नहीं है सिंचाई के लिए, शिक्षक नहीं है, बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं,
स्वास्थ्य सेवा लचर हो चुका है, वो उसका कोई व्यवस्था ही नहीं बची है। सरकारी हॉस्पिटल्स में डॉक्टर ही नहीं है, गरीब आखिर जाए कहाँ जाए। यहाँ महिलाओं के ऊपर अत्याचार अकथनीय है। यहाँ कैबिनेट निर्णय करता है जो संविधान सुरक्षा आदिवासी जमीन को उसको बिक्री कर देने का अधिकार कैबिनेट ने दे दिया, अनुमति दे दिया। उड़ीसा से ज्यादा लोग, विशेष करके मुख्यमंत्री जी की गृह जिला जहां से वो लंबे समय तक प्रतिनिधित्व करते हैं, वो जिले से लोग सबसे ज्यादा जाते हैं बाहर राज्यों को काम करने के लिए। तो उड़ीसा अस्मिता बचेगी कैसे अगर व्यक्ति भूखा रहेगा, अनपढ़ रहेगा, उसकी स्वास्थ्य खराब रहेगा, तो उसके अन्न में आत्मसम्मान कैसे आएगी? एक आप आत्मसम्मान पे चोट लगा रहे हो, दूसरी ओर आप उसको और गरीब से गरीब करने की रचना बना रहे हो। आपकी सारा विकास की योजना दिखावा है, ढोंग है। यही है राजनीतिक मुद्दा। इसी को ही हमें आज अपोजिशन पार्टी, हमें उसको लेके लोगों के पास जाना है, लोगों को समझाना है। मैं विश्वास रखता हूं, मेरा भरोसा है लोग उसको समझ रहे हैं। लेकिन कई मुद्दों पे बीजेडी ने केंद्र में बीजेपी की सरकार का साथ दिया और अभी आप बीजेडी के खिलाफ चुनाव मैदान में इतना आक्रामक तरीके से आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो जनता में कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है ना? नहीं, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। देखो, प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उसको क्लैरिफाई भी किया है, अपना व्यू पॉइंट रखा है। हम लोग पहले भी उसको कह के आ रहे थे, प्रधानमंत्री जी ने उसको सार्वजनिक रूप में कहा कि देखो, अनेक पार्टी भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को समर्थन करते थे, देश हित में जो होता था वो समर्थन करते थे। कोई देश हित में हमारी प्रतिद्वंदी भी हमको समर्थन करे, हम उससे समर्थन नहीं लेंगे क्या? देश हित के है तो लेंगे ही। उनको समर्थन करना है वो कर रहे ना, हमें उसमें से कोई आपत्ति नहीं। लेकिन उड़ीसा की जब प्रश्न आएगा, उड़ीसा में जब सेवा की बात आएगा, उड़ीसा के विकास की बात आएगा, हमारे यहाँ एक दृष्टिकोण है। देश भर में आयुष्मान भारत लागू होगा, उड़ीसा में क्यों नहीं लागू होगा? यहां बहाना दिया गया कि हमारा वहां एक स्कीम है। अनेकों राज्यों की राज्य की स्कीम था, अभी भी है। बहुत सारे कांग्रेसी शासित राज्य का पास भी ये स्कीम है, लेकिन सबने आयुष्मान भारत को टाइप किया है। दोनों की फायदा लोगों को दे रहे हैं। क्या शासन आप चला रहे हो? गरीब को आप सुविधा में रखने के लिए आपके मन में संवेदना ही नहीं है। आपको सिर्फ आप ही की प्रचार करना है, आप ही की ब्रांड करना है। ये जो गैर प्रजातांत्रिक और गरीब विरोधी अप्रोच है ना, ये खतरनाक है। इसलिए ये उनको जाना ही पड़ेगा। इस लड़ाई में कांग्रेस कहाँ है? कहीं नहीं है, कांग्रेस हंसिए पे है। कांग्रेस बीजेडी की जेब में जा चुका है। सर, बार बार राहुल गांधी अपोजिशन ये कह रहा है कि बीजेपी अगर तीसरी बार सत्ता में आ गई तो संविधान बदल देगी, आरक्षण को खत्म कर देगी। आप खुद इतने बड़े ओबीसी नेता हैं, क्या तीसरी बार केंद्र में आप लोगों की सरकार बनती है तो आरक्षण खत्म करने का, संविधान बदलने का कोई इरादा है? देखिए, जब प्रधानमंत्री 2014 में आए, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर आते हुए चौखट में माथा टेका। दूसरे कई स्थान में माथा टेका तो संविधान के पास जाके उन्होंने तब भी कहा था कि मेरे सरकार के लिए संविधान सर्वोपरि है। यह हमारी पार्टी की शीर्ष नेता की एलानिया बयान है। संविधान के प्रति जितना प्रतिबद्धता भारतीय जनता पार्टी रखता है, कोई ना रखे। कांग्रेस पार्टी क्या कहेगी? संविधान की अधिकार, संविधान से दी हुई अधिकार को हनन करके उन्होंने इमरजेंसी लगाया था। आप ही के ऊपर इमरजेंसी लगी थी कि कोई प्रेस की फ्रीडम ना रहे, नागरिकों की बोलने की, अभिव्यक्ति की आजादी के ऊपर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था। मैं बहुत पुरानी बात ना कहूं, अभी जब 2013 में 12-13 में कांग्रेस की प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह होते थे, कोई एक कैबिनेट निर्णय को राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नॉनसेंस कह के फाड़ा था। तो ये संविधान सापेक्षवादी बात है। संविधान में जो व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है वो प्रधानमंत्री है देश की, कोई भी हो। कैबिनेट होता है, आप उसको विरोध कर सकते हो, लेकिन आप सार्वजनिक रूप में उस निर्णय को फाड़ना और पत्रकार वार्ता में कहना यह नॉनसेंस है, अपशब्द यूज करोगे। आप हमें पाठ पढ़ाओगे कि संविधान के प्रति आप खतरा हो और आप उसकी हिमायतकार हो। ना कभी आप अम्बेडकर जी के साथ रहे, ना आप संविधान के साथ रहे। आपकी स्टैंड मौका परस्ती का है। मैं आपको जिम्मेवारी के साथ कहूं, जब तक देश की नेता नरेंद्र मोदी है, जब तक भारतीय जनता पार्टी की वर्चस्व है, प्रभाव है, तब कोई भी व्यक्ति संविधान को छू ही नहीं सकता है। बदलने की बात कहो, संविधान सर्वोपरि, आरक्षण सर्वोपरि। आरक्षण एक सोची समझी रणनीति है भारत सरकार की।
जिन्होंने चलाया ठीक चलाया, समाज के वंचित वर्गों को हाथ पकड़ के ऊपर ले आने की दायित्व हम सभी के हैं। ये नवीन बाबू आपसे इतना नाराज क्यों रहते हैं? आपको हराने के लिए उन्होंने संगठन में जो नंबर 2 हैं उनको आपके खिलाफ उतार दिया, हालांकि वो यहाँ रहने वाले भी नहीं है यहाँ के, वो बाहरी हैं। पूरा उन्होंने अमला पूरी ताकत झोंक दी है कि कैसे भी धर्मेंद्र प्रधान को हराया जाए। नहीं देखो, जो विरोधी रहते हैं वो तो उनका काम बनता है चुनाव को ठीक से लड़ना, वो अपना काम कर रहे हैं। लोग हमारे साथ हैं, लोग आशीर्वाद हमको कर रहे हैं, वो लोगों के साथ लड़ रहे हैं, हम लोगों के साथ हैं। बाकी वो क्यों कर रहे हैं उनको ही पूछना पड़ेगा। उनको लग रहा है कि हमें ये राज्य उनकी जागीर है, हम 5 बार रह चुके हैं तो हमको कोई पूछना नहीं चाहिए, हम मोनोपोली चला कर सकते हैं, हम सर्वोपरि है। प्रजातंत्र में सर्वोपरि कोई नहीं होता है। उनको उत्तर कुछ विषय पे देना ही पड़ेगा। हम प्रश्न पूछते हैं तो उनको कष्ट होता है। हम उड़ीसा के हित के लिए, उड़िया अस्मिता के लिए प्रश्न पूछना छोड़ेंगे नहीं। उनको जो लगे, हमारा कोई व्यक्तिगत अनादर नहीं है, लेकिन आपके पास चुने हुए अधिकार है, इसलिए आप पिछले दरवाजा में एक बाहरी आदमी को राज्य की सेंटीमेंट के ऊपर थोपने का कोशिश करोगे, हमें यह मंजूर नहीं है। विधानसभा चुनाव के नतीजे अगर आते हैं और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनती है यहाँ पे राज्य में, तो क्या धर्मेंद्र प्रधान सीएम बनेंगे? देखो, 2 प्रश्न आपने कहा, मैं उसका एक का उत्तर सीधा पहले देता हूँ। कोई अगर मगर की बात नहीं है। इस बार भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत के साथ उड़ीसा में सरकार होगी। प्रधानमंत्री जी ने ही निवेदन किया है उड़ीसा की जनता को कि हमें एक बार सेवा करने का मौका दो। बाकी हमारी चेहरा कौन होगा वो पार्टी सही समय में तय कर लेगा। सर, एक आखिरी सवाल, गर्मी बहुत पड़ रही है उड़ीसा में, तो अच्छी खासी गर्मी होती है, ऐसे में वोटरों को घरों से बाहर निकालने के लिए बीजेपी को कितनी ताकत लगानी पड़े? गर्मी बहुत नहीं, हम तो ताकत सभी चुनाव में लगाते हैं। आज तो हमारी ताकत बहुत बड़ी हुई है। आप आज देखे होंगे, हजारों की संख्या में महिलाएं, युवक और बुजुर्ग लोग उमड़ चुके थे रास्ते के ऊपर पूरा भयंकर गर्मी के अंदर। कोई चिंता के कारण नहीं, लोग आएंगे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरा राजीव के साथ आनंद प्रकाश पांडे, TV9 भारतवर्ष। आपने सुना धर्मेंद्र प्रधान को, लेकिन आपको एक बार फिर याद दिला दें, TV9 भारतवर्ष को दिए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने TV9 ग्रुप को लेकर क्या कहा, पीएम ने कैसे TV9 की तारीफ की, आप भी देखिए। प्रधानमंत्री, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने TV9 परिवार के लिए समय निकाला, आपके लिए बहुत बहुत आभार। मैं सबसे पहले तो TV9 के पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ। बधाई इसलिए कि मैं जानता हूँ कि आपका नेटवर्क बहुत बड़ा है, आपका दर्शक संख्या भी बहुत बड़ी है, ये भी मुझे पता है। आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म भी बहुत बड़ा है, यानी आप बहुत, और मैं जब विदेश जाता हूँ तो मुझे रेफरेंस कहीं चाहिए, तो मैं कभी इमीडिएट कहीं जाना है तो मैं आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जाता हूँ, तो मैं देखता था कि आपके पास करंट इंफॉर्मेशन रहती है, तो मैं कभी उसका उपयोग करता हूँ। लेकिन अभी तक मेरे देश में से किसी कोने से मैलिफाइड इंटेंशन से आपके यहाँ से कुछ हुआ हो, वैसी एक भी जानकारी मुझे कभी शिकायत नहीं मिली है। मुझे कभी, मेरे और मेरी टीम को, TV9 को कभी फ़ोन करके ये नहीं कहना पड़ा भाई ये देश का नुकसान हो जाएगा, आप क्यों करते हो। मैंने, हाँ, बीजेपी का नुकसान हुआ था, बहुत कुछ किया होगा आपने, और उसमें मेरी कोई शिकायत नहीं है, लेकिन देश का नुकसान हो ऐसा आपने कभी किया हो, ऐसा मैंने कभी, मेरे पास रिपोर्ट नहीं आई। और ऐसा मीडिया देश के लिए बहुत ज़रूरी है जी, बहुत ज़रूरी है। तो मैं तो आपकी टीम को और सबको बधाई दूंगा जी, बहुत बधाई दूंगा। धन्यवाद सर।